हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। अभी हमने पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपना कैलेंडर इशू कर दिया गया और उसमें आपने देखा था कि बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज और आपकी डेट जो थी बिल्कुल फिक्स वहाँ पर करके दे दी थी प्री एग्ज़ाम की। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आ गया बिहार लोक सेवा आयोग का सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज का। टोटल पोस्ट आपकी 173 है। ये आपका आज ही इशू हुआ है 23 फरवरी को। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल और आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बार आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। तो आपको सारी चीज़ें क्या फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे ये बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, वहाँ से जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आप लोग जानते हैं कि फॉर्म जो आपका रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी 173 है, जिसमें अगर हम बात करें अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की तो 69 पोस्ट हैं, जिसमें 25 जो है महिलाओं के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है और यहाँ पर महिलाओं के लिए 5 यानी कि 35% के रिजर्वेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 36। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की 28 हैं और अनुसूचित जाति की आपकी 2 हैं, एसटी की। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 36 हैं और पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 21 है। तो इस तरीके से 173 आपका पूरा का पूरा कैटेगराइज हो गया है वैकेंसीज का। और यहाँ पर आपके जो है बिहार रासायनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 के आलोक में 1% अस्थि दिव्यांगजनों के लिए 36 आरक्षण के तहत अनुमान्य पदों की संख्या 2 है आपकी यहाँ पर। और आइए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल संशोधन कर दिया था बिहार गवर्नमेंट ने। इसमें पहले तो एक्सपीरियंस ऐड किया था और साथ ही साथ अपने सिलेबस के अंदर भी। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो जिस स्कूल या विश्वविद्यालय कॉलेज या विश्वविद्यालय से आपने एलएलबी की हो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उस कॉलेज से आपकी एलएलबी होनी चाहिए। ठीक, उसके पश्चात अब यहाँ पे आते हैं एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए ये जो कैंडिडेट है उसको विज्ञापन की तिथि को, यानी कि जब यह आपका एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है, कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसाय के कार्य का अनुभव होना चाहिए। भाई जिस दिन एडवर्टाइजमेंट आया है उस डेट से को 3 साल का एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में, यानी कि ये भी बता दिया है कि भाई कब से काउंट होगा, जब आपने अपने स्टेट की बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया तब से आपका काउंट होगा। क्योंकि ज़्यादातर जब शुरू में ये आपका हुआ था उस समय दिमाग में हमेशा ये चीज़ें थी कि पता नहीं सीओ आपका एआईबी एग्जाम से होगा, तो बिल्कुल एआईबी एग्जाम से नहीं है। क्योंकि देखिए एक तो बच्चे वैसे भी अब रजिस्ट्रेशन के चक्कर में इतना इश्यू होगा, अगर ऐसे में एआईबी से करें तो फिर तो बिल्कुल ही जुडिशरी से बच्चे भारी हो जाएंगे लॉ वाले। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करें कि प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र, या क्योंकि जो सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने क्लियर प्रैक्टिस वाले जजमेंट बताई गई थी वही सारी चीज़ें आपको हर नोटिफिकेशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर पहले तो 3 साल का अनुभव हो गया और जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट के रूप में तब से गिना जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है उसे या तो उस न्यायालय के जो प्रधान जुडिशियल ऑफिसर हैं उनके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहां कैंडिडेट प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर उस कोर्ट के किसी ऐसे एडवोकेट द्वारा जिसके पास कम से कम 10 सालों का अनुभव हो तथा जिसे ऐसे जिले के प्रधान न्यायिक अधिकारी या ऐसे स्थान के प्रधान न्यायिक अधिकारी द्वारा अथोराइज्ड किया गया हो। इस तरह आपको एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जरूर बनवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर, उन्हें ऐसे अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो तथा जिसे हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय द्वारा अथोराइज्ड किया जाना चाहिए। ओके, आगे की प्रैक्टिस के कुल वर्षों की गणना करते समय देश में किसी भी न्यायाधीश या जुडिशियल ऑफिसर के साथ विधि क्लर्क के रूप में किए गए कार्यों को अनुभव माना जाएगा। यानी कि जो क्लर्क है यहाँ पर जो लॉ क्लर्क होते हैं, जब वो किसी न्यायाधीश या जुडिशियल ऑफिसर के साथ काम करते हैं तो वो भी यहाँ पर जो है काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दी थी। तो याद रखिएगा लॉ क्लर्क के रूप में अगर आपने काम किया है किसी न्यायाधीश से न्यायिक अधिकारी के साथ तो फिर वो व्यक्ति भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 23 फरवरी है, तो 23 फरवरी को कम से कम 3 साल का आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, बात याद रखें। यानी कि आज 23 फरवरी 2026 को आपका जो है ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, तो आज आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 साल। ओके, उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता और जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसके अभाव में आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखें। बाकी मामला
तो अभी आप पता है 26 फरवरी लगी हुई है इसी चीज़ में कूलिंग पीरियड को लेकर के, बट आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि रिट्स स्पिरिट्स हर वैकेंसी के अंदर हैं, उन पर ज़्यादा फोकस ना करके आप अपनी जो है प्रिपरेशन पर लगाइए। उम्र की अगर हम यहाँ पर बात करें एज की, एज कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या है कि आपका 1 अगस्त 2025 को उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक 1/8/2022 को अधिकतम उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर 1 अगस्त 2022 को 35 वर्ष यहाँ पर मांग रहे हैं, मतलब एक रिलैक्सेशन पीरियड दे रहे हैं क्योंकि इतने साल तक चीज़ें निकलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। परंतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महिलाएं मस्तिष्क दिव्यांग श्रेणी के जो हैं, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, महिलाएं हैं और जो अस्थि दिव्यांग हैं उनके लिए, तथा जो अनारक्षित श्रेणी की महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एज जो है 40 वर्ष है आपकी और कम से कम 22 वर्ष, तो मिनिमम तो देखो सेम ही रहेगी, मैक्सिमम यहाँ पर 40 कर दी है। और जो न्यायिक जुडिशल ऑफिसर की रिटायर्ड सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष होगी। यहाँ पर रिटायर्ड एज भी बता दी है भाई कितनी होगी, 60 ईयर्स होने वाली है। ठीक है, यानी कि किस उम्र में आप सिलेक्ट होंगे वो भी बता दिया और किस उम्र में आप रिटायर होंगे वो भी बता दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम कैसे कैसे होंगे। ये कह रहे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 4923 दिनांक 8/5/2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। यानी कि इनका एक रूल है कि अगर मतलब कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम कराएंगे। और मोस्टली आप लोग जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके इस तरह के जुडिशरी की वैकेंसीज में कभी भी संख्या कम होगी। क्यों? एक तो आप 3-4 साल में वैकेंसीज निकाल कर लाते हो, ठीक है, तो इसमें ये उचित बनता ही नहीं कि संख्या जो है कम हो, वृद्धि ही आपकी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप इतने साल पर रिटायरमेंट के पश्चात जो है मतलब वैकेंसी निकालने के बाद जो है एज बार्ड हो जाए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फिर भी रिलैक्सेशन दिया है, 22 के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने काउंट की है। ओके, और यहाँ पर हम बात करें कि प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होगा बिहार सिविल जज जूनियर डिवीजन का, उसमें आपके 2 होंगे। पहला वाला जीएस का होगा 100 नंबर का, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। उसके बाद सेकंड पेपर लॉ का होगा जिसमें आपके 150 प्रश्न रहने वाले हैं, 2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा और 150 इसमें क्या होंगे आपके पूर्णांक होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। बस डिफरेंस इतना है कि यूपी में आपका जो है ये कितने के हो जाते हैं, 150 प्रश्न आते हैं लॉ के अंदर, बट वो 2 नंबर के हो जाते हैं तो 300 का हो जाता है। ओके, यानी कि 400 का प्रीलिम्स होता है। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बहुविकल्प होता है जिसमें से एक सही उत्तर है। इस परीक्षा में ओएमआर उत्तर पुस्तिका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे देखिए आपके सब्जेक्ट हैं कि आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के विषय निम्नांकित है। देखिए बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा रेशियो आपका साइंस का रहता है, ये बात आप याद रखें। ठीक, यहाँ पर देखिए सिलेबस कैसे रहने वाला है आप लोगों का। देखिए सामान्य ज्ञान जो सामयिक घटनाओं सहित है आपका, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी आएगा। फिर आपका आएगा एलिमेंट्री जनरल साइंस, यानी प्रारंभिक सामान्य विज्ञान, ये तो हो गया आपका जीएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें लॉ की तो उसमें आपका साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि आएगा, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। भारत की संवैधानिक, ये देखो उन्होंने संशोधन आपका कर दिया है तो इसमें अब आपका बीएसए होगा। और भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम और साम्य विधि, और संविदा और अपकृत्य विधि, वाणिज्य विधि। इस तरीके से ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है, याद रखिएगा। और प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने कहा है कि अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपका 45% यहाँ पर होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व से हैं तो 40% यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लिखित मुख्य परीक्षा जो होगी, तो मुख्य परीक्षा का यहाँ पर देखिए इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। चयन का आधार देखिए, जो प्री परीक्षा होती है वो केवल क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। नॉर्मली बात है जब आप क्वालिफाइंग परीक्षा ही पास नहीं कर पाओगे तो आप जो चयन के लिए होती है उनको कैसे कर पाओगे, तो वो तो पहले स्टेज है, वो आपको पास करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है सिलेक्शन का आधार नियुक्ति हेतु चयन लिखित मुख्य जो परीक्षा होती है और साक्षात्कार में जो प्राप्त अंक होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आपका क्या रहने वाला है, देखिए ये आपके एग्जाम है 5 होंगे। पहला सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, ये कोड है 100 नंबर का होगा, सब यानी कि आपका रिटन में किया जाएगा, 3 घंटे का टाइम है। फिर इंग्लिश वो भी आपका 100 नंबर का होगा। और उसके बाद हम आते हैं आप सामान्य ज्ञान जो आपकी इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स है, 150 का आएगा, याद रखिएगा। जीएस 150 की 3 घंटे का टाइम है। और यहाँ पर फिर प्रारंभिक सामान्य ज्ञान एलिमेंट्री जनरल साइंस का पेपर अलग होगा 100 नंबर का, 3 घंटे का।
उसके बाद आपका साक्ष्य प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, आपका 150, 3 घंटे का टाइम। हिंदी और इंग्लिश में आपके 30% होना ज़रूरी है केवल, और उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा अगर आपने इतने नहीं लिए तो। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जुड़े जाते। यानी कि ये जो आप इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम करा रहे हैं ये केवल एक क्वालिफाइंग जो है सब्जेक्ट होता है, 30% लाने इसमें ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ और यही ऐच्छिक विषय है, याद रखिएगा। जैसे उम्मीदवारों को निम्नांकित 5 विषयों में से किन्हीं 3 विषयों को चुनने का विकल्प होगा। यहाँ पर भारत की संवैधानिक के प्रशासनिक विधि, हिंदू और मुस्लिम विधि, इसमें से आपको 3 चुनने होंगे। 5 हैं, इनमें से आपको 3 चुनने होंगे, ठीक है। कोई भी 3 का यहाँ पर आप एग्जाम देंगे। जैसे भारत की संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि हो गया 150, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि 150, संपत्ति अंतरण अधिनियम, साम्य सिद्धांत और आपके विशिष्ट अनुतोष अधिनियम हो गया 150 का, संविदा और अपकीर्ति हो गया 150 का, आपका कमर्शियल लॉ हो गया 150 का। इसमें आपको जो है यहाँ पर कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चूज करने होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका अभी हाल फिलहाल संशोधन किया गया था, बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 के आलोक में साक्ष्य प्रक्रिया विधि विषय का संशोधित पाठ्यक्रम अब आपको इस प्रकार मिलेगा। यानी कि ये जो आप हर जगह एग्जाम देख रहे हैं साक्ष्य प्रक्रिया विधि का, प्री और मेंस दोनों के अंदर, उसका अब आपको चीज़ें संशोधित इस तरीके से मिलेंगी उस स्थान पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मिलेगा, उसमें सीपीसी मिलेगी सिंपल, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम मिलेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मिलेगी, प्रांतीय लघु न्यायालय अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता। तो जहां भी आपने यहाँ पर देखिए प्री के अंदर ये प्री के अंदर मेंस के अंदर देखा साक्ष्य प्रक्रिया विधि, और ऊपर आपने जो यहाँ पर देखा था प्री के अंदर साक्ष्य प्रक्रिया विधि, इस सब्जेक्ट के अंदर जो है आपके ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड माना जाएगा। क्योंकि सिंपल लिख दिया है कि जो साक्ष्य प्रक्रिया विधि विषय है उसका संशोधित पाठ्यक्रम अब आप इस तरीके से लगाएंगे, उस पेपर में ये सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और शेष सभी विषयों का विस्तारित पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और उपलब्ध है। और यानी कि डिटेल में यहाँ, क्योंकि टॉपिक्स भी दे के रखते हैं, जैसे ऊपर जीएस का मोस्टली इस तरीके से टॉपिक्स नहीं दिए हुए, आपके दोनों चीज़ें खोल दी, तो उसके यहाँ पर बात कर रहे हैं। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए फिर अगर जो उन्होंने आपका रिटन जो है मेंस मुख्य परीक्षा पास कर ली, अब उनका 100 नंबर का जो है साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। मौखिक परीक्षा के लिए योग्यता ये 35% लाने ज़रूरी होते हैं। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंगों के आधार पर ही मेधा इनकी फाइनल सिलेक्शन सूची जोड़ी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कितने लिए जाते हैं इंटरव्यू में, 1/3 जो है बच्चे लिए जाते हैं। हाँ, आरक्षण वगैरह चीज़ें ये आप देख लीजिएगा भाई कौन किससे है। तो आई थिंक देखिए इसमें जो भी महत्वपूर्ण है मैंने आपको सब बता दिया है। और ये आप लोगों का जो है एज रिलैक्सेशन ये कोड है आपका, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि। ओके, तो आई होप जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं सब आपको बता चुकी हूँ। ये आपका जो फाइनल डेट है याद रखिएगा, सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 मार्च आपकी तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की तिथि के पश्चात अगर आप फॉर्म डालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि वो आपका मान्य नहीं होगा। समय रहते फटाफट फॉर्म फिलअप ना कर दें। और ये परीक्षा शुल्क जो है आपका 100 रुपये है, ठीक है। सिंपल डेट है आपकी 25 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 18 मार्च तक रहने वाले हैं। और OTR भी आपका होना चाहिए। देखिए OTR तो अब हर एग्ज़ाम के अंदर आपका मांगा जा रहा है, तो ये OTR वगैरह आप अपना फ़िलहाल करा लें, इसके लिए ज़्यादा डिले बिल्कुल ना करें। ये पूरा फॉर्म फिल करने का अब आपको जो है दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए एक एक इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने में, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिजेक्शन लिस्ट जो है आपकी बाद में जारी होती है कि इन बच्चों का जो है रिजेक्ट कर दिया गया है फॉर्म, ठीक है। मेंस में प्री में भी होते हैं, मेंस में भी हो जाते हैं। तो फॉर्म फिल करते समय हर बारीकी को चेक करें, जो भी रिक्वायरमेंट आपसे मांग रहा है उसको सही से भरें। जिनके आप एलिजिबल नहीं है सर्टिफिकेट वगैरह के, जिस पद पर आप नहीं उसको नो करते चले जाएं। बड़े ध्यान से देखने के पश्चात आप इस फॉर्म को फिल करें। तो भाई अब वैकेंसीज़ की भरमार आप लोगों के लिए 2026 में, तो लगातार लग जाइए स्टडी में, ताकि किसी ना किसी स्टेट की जुडिशरी, यूपी स्टेट की जुडिशरी या फिर APO में आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।